देवर जी ने भी कह दिया है कि वो लव मैरिज करेंगे। अब जल्द से जल्द उनकी शादी हो जाए और घर में मेरी देवरानी आ जाए ताकि उसके साथ मिल बांट कर मैं घर का काम कर पाऊं। अब कुछ दिनों बाद दीपा के देवर की शादी उसके मनपसंद लड़की चांदनी के साथ हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, माँ जी चांदनी कहाँ है? अब तक उठी नहीं क्या? आज उसकी पहली रसोई है। तभी वहां पर दीपा की देवरानी चांदनी आती है। अरे आ गई देवरानी जी, चलिए पहली रसोई की रस्म कर लेते हैं। क्या पहली रसोई? व्हाट इज दिस? सॉरी जेठानी जी, पर अभी मेरे पास रस्म निभाने का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। क्या तुम जॉब करती हो देवरानी जी? बहू तुम काम पर जा रही हो? अरे आप लोग इतना शौक क्यों हो रहे हैं? अनीश ने आपको बताया नहीं क्या कि मैं जॉब करती हूँ? शादी के बाद भी मैं जॉब करूंगी, ठीक है? बाकी की बातें आप अनीश से करना, मैं जॉब पर जा रही हूँ। चांदनी जॉब पर चली जाती है, जिसके बाद उमावती ये बात अपने बेटे अनीश से पूछती है। हाँ माँ, मैं आपको बताना भूल गया कि चांदनी जॉब करती है और वो बड़ी भाभी की तरह हाउसवाइफ बनकर इस घर में नहीं रहना चाहती। अपने देवर की बातें सुनकर दीपा को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ चांदनी अपनी जॉब से निकलते हुए एक मॉल से अपनी सास और नंद के लिए शॉपिंग करती है। भैया ये जितनी भी एक्सपेंसिव साड़ियां और सूट है ना, ये पैक कर दीजिए। जी मैडम, अभी कर देता हूँ। चांदनी शॉपिंग करके घर लौटती है। माँ जी, नंद जी, देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे वाह, इतना महंगा सूट मेरे लिए लाई हो? भाभी आप तो बेस्ट इन बेस्ट भाभी निकली। बहू ये साड़ियाँ मेरे लिए? ये तो बहुत महंगी है, जड़ी गोटे का काम हो रखा है इस पर, बहुत सुंदर है, मुझ पर बहुत खिलेगा ना? हाँ माँ जी, तभी तो लेकर आई हूँ। चलिए अब बहुत भूख लग रही है, कुछ गर्मा गर्म खिला दीजिए। हाँ मेरी प्यारी बहू, क्यों नहीं, मैं अभी तेरी जेठानी को बोलती हूँ तेरे लिए गर्मा गर्म खाना लाए। दीपा, अरे ओ दीपा कहाँ है? जरा अपनी देवरानी के लिए खाना तो लगा। दीपा अपनी देवरानी के लिए खाना परोस कर लेकर आती है। ठीक है माँ जी, मैंने खाना खा लिया, अब मैं आराम करने जा रही हूँ। अब दीपा अकेले सारे जूठे बर्तनों को लाकर रसोई में धोती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, मेरा सपना तो सपना ही रह गया कि कोई आकर मेरी मदद करेगा घर के काम काजों में। एक देवरानी थी, वो भी जॉब करने वाली आ गई। अगले दिन सुबह फिर चांदनी जॉब पर चली जाती है। माँ जी देवरानी जी को बोलिए ना कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, मैं अकेले घर का इतना सारा काम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा रुक, मैं तेरी देवरानी से बात करती हूँ। चांदनी शाम को जब जॉब से घर आते वक्त अपनी हाथों में सोने की ज्वेलरी लेकर आती है, तभी चांदनी की ननद मोनिका उस पर लट्टू होते हुए कहती है, भाभी ये ज्वेलरी तो बहुत अच्छी लग रही है। बहू ये सोने का हार तू मेरे लिए लेकर आई है? कितना पैसा खर्च करती है अपनी सास और नंद पर? माँ जी 80,000 रुपए मेरी सैलरी है, उसमें से अगर मैंने ये छोटे मोटे खर्च कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरा खाना आप मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। हाँ बहू तू क्यों चिंता करती है, मैं अभी तेरी जेठानी को बोलती हूँ कि वो तेरा खाना तेरे बेड पर ही पहुंचा दे। अपनी छोटी बहू का पैसा देखकर उमावती की आंखें चौकन्ना सी हो जाती हैं और उसे अपनी बड़ी बहू का संघर्ष दिखाई नहीं देता। दीपा खाने की थाली लेकर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और चांदनी खाना खाते हुए, ओफ जेठानी जी कितना घटिया खाना बनाया है। क्या बहू सारा दिन घर पर रहती है और उसके बाद भी अपनी देवरानी के लिए कुछ अच्छा खाना नहीं बना सकती? और क्या, घर पर रहकर खाना भी तो बनाना होता है आपको, वो भी आप ठीक से नहीं कर पाती। खैर छोड़िए, अब मैं अपने लिए खाना बाहर से ही मंगा लेती हूँ। चांदनी बाहर से खाना मंगा कर खा लेती है। अगले दिन सुबह दीपा घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके नहाने जा रही होती है, तभी अपने हाथ में ढेर सारे गंदे कपड़े को देखकर चांदनी दीपा के पास आती है। जेठानी जी मेरे कुछ गंदे कपड़े हैं, नहाने से पहले आप इन्हें धो दीजिएगा। इतने सारे गंदे कपड़े? पर मैं इतने सारे गंदे कपड़ों को अकेले कैसे धोऊंगी? माँ जी कहाँ हैं आप? देखिए जेठानी जी मेरे काम से मना कर रही हैं। अरे क्या हो गया दीपा बहू, क्यों मना कर रही है? चांदनी जॉब करती है और उसके पास टाइम नहीं है। तू सारा दिन घर पर रहती है और तू तो इन कपड़ों को धो भी नहीं सकती। दीपा को ये भेदभाव अब दिखने लगा था। दीपा को अपनी देवरानी के जॉब से कोई दिक्कत नहीं थी। दीपा की इच्छा थी कि घर के कामों में भी कोई काम समझे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था, जिसके कारण दीपा अकेले घर के सभी कामों को करके परेशान रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन दीपा को कुछ पैसों की जरूरत होती है और ये बात वो अपने पति से कहती है। मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है दीपा, इस महीने मेरी सैलरी भी कम आई है, मैं अगले महीने करता हूँ ना, अभी एडजस्ट कर लो। ठीक है। दीपा कमरे से बाहर आती है। शुक्र है जेठानी जी मैं आपकी तरह हाउसवाइफ नहीं हूँ, वरना कुछ पैसों के लिए मुझे भी अपने पति के सामने ऐसे ही गिरना पड़ता। मैंने सुना है कि कैसे जेठ जी ने आपको बोला एडजस्ट कर लो और आपने भी बड़े आसानी से उनकी बात मान ली, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, आपके पास और कोई चारा है भी नहीं।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी उनके पास पैसे नहीं है इसलिए उन्होंने मना कर दिया, वरना इतने समय से तो वही मेरी सभी ख्वाहिशों को पूरी कर रहे हैं। दीपा पहले ही बहुत परेशान थी और आज चांदनी की बात ने भी दीपा के दिल को तोड़ कर रख दिया था। नहीं, बस बहुत हुआ। आज मैं खुद से वादा करती हूँ कि मैं अब और इस घर में हाउसवाइफ बनकर नहीं रहूंगी, मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। अब दीपा घर के सभी कामों को खत्म करके फोन लेकर बैठ जाती है। माँ, आजकल ये सारा दिन बड़ी भाभी अपने कमरे में बैठकर फोन में क्या करती रहती है? अरे क्या ही करेंगी वो फोन में भी झाड़ू पोछा बर्तन कैसे किया जाता है वही देख रही होगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सुबह सुबह उमावती के दरवाजे की डोरबेल बजती है। दीपा जाकर दरवाजे को खोलती है तो एक पोस्टमैन उसके साथ में लेटर देकर वहां से चला जाता है। क्या हुआ जेठानी जी, इस लेटर को देखकर आप इतना खुश क्यों हो रही हो? एक काम करो, तुम खुद पढ़ लो इस स्वेटर को, तब तुम मेरी खुशी का अंदाजा लगा पाओगी। चांदनी लेटर पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उसकी जेठानी एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट स्टूडियो में जॉब पर लग गई है, जहां उसकी जेठानी की सैलरी 1 लाख रुपए है। अरे जेठानी जी, आपको तो एक बहुत बड़े मेकअप स्टूडियो के मैनेजर ने हायर किया है और वहां आपकी सैलरी भी 1 लाख है, पर घर बैठे ये सब कैसे हो गया? हाँ, सब कुछ घर बैठे ही हुआ है। मेरे घर बैठे ही मेकअप ट्यूटोरियल की वीडियो बनाती थी मैं, और ये वीडियो एक बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट को पसंद आ गई और उन्होंने मुझे हायर कर लिया। क्या बात है दीपा, आई प्राउड ऑफ यू माई वाइफ। सच में भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब अगले दिन सुबह 5 बजे दीपा बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरे चांदनी बहू, ऑफिस जाने से पहले घर के थोड़े काम निपटा देना। तुम्हारी जेठानी तो सुबह सुबह ही ऑफिस चली गई। उसकी ऑफिस टाइमिंग 5 से रात के 8 बजे तक की है। क्या कहा माँ जी? मैं और घर के काम? माफ करना, मेरे बस की नहीं है, आप और नंद जी मिलकर कर लीजिए, और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है तो मैं जा रही हूँ। अब चांदनी पर्स लेकर ऑफिस चली जाती है। अब अकेले ही उमावती और मोनिका घर के सभी कामों को निपटा रही होती हैं। अरे माँ, घर में कितना सारा काम होता है, ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े साफ सफाई खाना पीना सब कुछ करके तो मेरी हालत खराब हो गई। मेरी तो कमर भी सीधी नहीं हो रही है। मेरी कमर माँ। उमावती मोनिका जैसे तैसे घर के काम खत्म करके आराम करने चली जाती हैं। अब जब शाम को चांदनी घर आती है तो देखती है कि घर पर खाना ही नहीं बना हुआ है। अरे मोनिका, माँ जी, आप लोगों ने घर में खाना नहीं बनाया? मैं ऑफिस से थकी हारी आई हूँ, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, अब मैं क्या खाऊं? अरे सुबह से घर का सारा काम कर रहे हैं, घर का काम करना कोई मामूली बात है क्या? हम लोगों की तो कमर टूट गई। अब एक काम कर, तू आई है तो अब तू ही सबका खाना बना ले। हाँ चांदनी, जाओ फटाफट कुछ खाने को बना लो, बहुत तेज भूख लग रही है, भाभी भी घर पर नहीं है। बेचारी चांदनी थकी हारी ऑफिस से आकर सबके लिए खाना बनाती है। हे भगवान, इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाना कोई आसान बात नहीं है। पता नहीं इतने टाइम से जेठानी जी तीनों टाइम का खाना पूरे परिवार के लिए कैसे बना रही हैं। अब एक ही दिन में सास, नंद और देवरानी तीनों की हालत खराब हो जाती है, और जब दीपा ऑफिस से घर लौटती है तो सबका लटका मुंह देख के कहती है, क्या हुआ आप लोगों का? मुंह क्यों लटका हुआ है और ये पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? अरे बहू तू आ गई, क्या बताऊं, आज तो घर का सारा काम करके हम लोगों की हालत खराब हो गई और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। हाँ जेठानी जी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे तो खाना ही नहीं बना। पता नहीं आप कैसे इतने टाइम से खाना बना रही हैं। मैं तो सोचती थी हाउसवाइफ होना बहुत आसान है। हाँ सच में बहू, मैं तेरे काम को जरा भी महत्व नहीं देती थी, लेकिन आज जब खुद किया तो समझ में आया कि तूने कैसे अकेले सारे घर को संभाल रखा था। कोई बात नहीं, कम से कम आज आपको मेरी अहमियत तो पता चली। छोड़िए, मैं बना देती हूँ सबके लिए खाना। अब दीपा ऑफिस से आकर सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाना खिलाती है, और इस दिन के बाद से दोनों ही देवरानी जेठानी अपने ऑफिस की इनकम से घर में एक नौकरानी रख लेती हैं, जिससे घर में किसी पर भी काम का प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ता। ज्यादा गर्मी होने की वजह से शाम को जब आशा सब्जी लेकर घर आती है तब वो घर आते ही बेहोश हो जाती है। पापा जी, पूजा, दिवाकर, सब जल्दी से बाहर आओ, देखो माँ जी बेहोश हो गई हैं। आशा, अरे होश में आ जाओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। पापा, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, घर में एक एसी लगाना बहुत जरूरी है। दिवाकर, इस घर में 3 कमरे हैं तो एक एसी से कैसे काम चलेगा? और हम लोग इतने अमीर नहीं है कि एक साथ 3 एसी ला सके, और मैं किसी एक के कमरे में एसी लगाकर दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता, और ना ही किसी की प्राइवेसी को भंग करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस कमरे में एसी होगा सब उसी कमरे में जाकर बैठेंगे।
विनोद की बात सुनकर आशा चुप हो जाती है और रात को गर्मी से परेशान दोनों बहू खाना बनाकर खाना परोसती हैं। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है कि रसोई में अब खड़ा नहीं हुआ जाता। अगर एक एसी घर में होती तो खाना बनाकर थोड़ी देर एसी में बैठकर हम आराम तो कर लेते और आज शायद माँ जी की भी तबीयत खराब ना होती। हाँ पापा, समय के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अब तो हर घर में एसी है। पर हम एक एसी कहाँ से लाएंगे? अगर तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, हम एक एसी ले लेते हैं, पर वो किसी के कमरे में नहीं बल्कि हॉल में लगेगा, ताकि जिसको गर्मी लगे वो टीवी देखना हो या रात को सोना है तो वो हॉल में आ सके, और इससे किसी की प्राइवेसी भी खत्म नहीं होगी। विनोद एसी के लिए तैयार हो जाता है और बहुत जल्द घर में एक एसी आता है जिसे हॉल में लगाया जाता है। क्योंकि एसी हॉल में लगा था इसलिए तीनों सास बहू मिलकर आसपास के सोफे टेबल साइड कर देती हैं और नीचे जमीन पर कुछ गद्दे बिछा देती हैं। अब आएगा मजा। जिसको भी गर्मी लगेगी और रात को या दोपहर में वो हॉल में आकर एसी चलाकर बैठ सकता है। और अब नीचे जमीन पर गद्दा बिछा है तो पूरा परिवार साथ लेटकर टीवी भी देख सकता है और खाना भी खा सकता है। तो दीदी, क्यों ना आज से ही हम इसके मजे लेना शुरू कर दें? एसी लगने पर पूरा परिवार काफी खुश होता है और उस रात में सब एसी में बैठकर खाना खाते हैं। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और आशा की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ अपने मायके आती हैं। अरे राधा, निहारिका, तुम दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छा किया जो इस गर्मी में यहाँ आ गई। अब तो घर में एसी भी लग गई है, बाहर बहुत धूप हो रही हो और तुम गर्मी से थकी हारी आई हो। अंदर आ जाओ, मैं एसी चला देती हूँ। पूजा, राधा और निहारिका के लिए शिकंजी बनाकर तो लाना। इस तरह निशा अपनी दोनों नंद और उनके बच्चों को अंदर लाती है और एसी चला देती है। कुछ देर में पूजा भी अंदर से शिकंजी बनाकर लाती है और अपनी दोनों नंद और उसके दोनों बच्चों को देती है। कितना अच्छा लग रहा है नानी के घर में एसी चलाकर। मामी, आप मेरे लिए बाहर से आइसक्रीम ला दो। अभी शिकंजी पी लो, बाहर बहुत धूप है। माँ, मुझे टीवी देखना है। मामी, रिमोट दो ना। हाँ रिंकी, क्यों नहीं। अपनी दोनों नंद और उनके बच्चों को देखकर निशा को काफी अच्छा लगता है, पर अपनी दोनों नंद और उनके बच्चों को देख वहीं पूजा चिढ़ जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और वो रसोई में खाना बनाते हुए जब गर्मी से परेशान होती है। कितनी गर्मी लग रही है दीदी, आप यहाँ खड़ी हैं, तब तक मैं एसी की थोड़ी हवा लेकर आती हूँ। ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना बोलकर पूजा हॉल में जाती है जहाँ वो देखती है पूरा परिवार एसी चलाकर गद्दे पर लेटा हुआ है और उसके बैठने तक की जगह नहीं है। जब से आए हैं इन्होंने तो हॉल में कब्जा ही जमा लिया, खड़े होने की भी जगह नहीं है। इससे तो अच्छा मैं अपने कमरे में जाकर कूलर चलाकर बैठ जाऊं थोड़ी देर। नाराज पूजा अपने कमरे में जाकर कूलर चलाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो निशा अपनी देवरानी को बुलाने उसके कमरे में जाती है। तुम मुझ पर खाना छोड़कर कमरे में आकर बैठ गई। चलो, खाना बन गया है, सब साथ में खाना खाते हैं। हाँ चलो दीदी, वैसे भी मेरे कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है। अब तो ये कूलर भी काम नहीं करता। खाने के ही बहाने थोड़ी सी एसी की हवा मुझे भी मिल जाएगी। इतना बोल पूजा अपनी जेठानी के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाती है और वहां भी उसकी दोनों नंद और बच्चे उसे परेशान कर देते हैं। भाभी, बैठने से पहले अचार ले आओ। पूजा, तुम बैठो, मैं अचार लेकर आती हूँ। पूजा भाभी, आप अंदर से रायता बनाकर ले आओ। इतनी गर्मी हो रही है, खाने के साथ कुछ ठंडा पीने को मिल जाएगा तो अच्छा लगेगा। मायके में एसी लगी है, जैसे ही पता चला दोनों बहन अपने बच्चे उठाकर ले आई। हम तो नौकर हैं ना इस घर के, हमें तो गर्मी ही नहीं लगती। कैसे ऑर्डर दे रही हैं? जब से आई हैं एसी में ही बैठी है, 2 मिनट के लिए भी एसी नहीं छोड़ती। एक मुझे देखो, जो एसी में रहती थी वो आज अपने कमरे में बंद रहती है। मुंह बनाकर पूजा रसोई में जाती है और रायता बनाकर बाहर लाती है। क्योंकि घर में लोग ज्यादा थे इसलिए खाते हुए भी शोर ज्यादा हो रहा था और बच्चे कभी कुछ खाने की जिद करते तो कभी कुछ पास करने को कहते, जिस वजह से इरिटेट होकर पूजा अपना खाना लेकर कमरे में जाने लगती है। आप लोग ही खाओ यहाँ, मैं अपने कमरे में जाकर खा लूंगी। इतनी कम जगह और इतने शोर भीड़ में मुझसे नहीं खाया जाएगा खाना। पर क्यों पूजा, तुम वैसे भी हम लोगों के साथ कम और अपने कमरे में ज्यादा रहती हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती है क्या? मेरे कमरे में कूलर है। पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे कि मेरे बोलने पर ये लोग शांति बनाकर बैठ जाएंगे। एक तो ये शैतान बच्चे और मेरी नंद मुझे बैठने नहीं देती, ऊपर से मेरे कमरे में इतनी गर्मी लगती है। ना चाहते हुए भी मैं उस गर्मी भरे कमरे में खाना खाने के लिए जा रही हूँ। ऐसे मत जाओ पूजा, सबके साथ खाओगी तो अच्छा लगेगा। माफ करना दीदी, आपको इन भीड़ के साथ रहना खाना अच्छा लगता होगा क्योंकि आप गाँव की है, मैं नहीं। पूजा मुंह बनाकर अपने कमरे में खाना खाने के लिए चली जाती है। क्योंकि घर में भीड़ शोर शराबा होने की वजह से पूजा परेशान रहती है, इसलिए वो अपनी प्राइवेसी चुनती है और ज्यादातर अपने कमरे में ही समय बिताती है। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार बैठकर बातें कर रहा होता है तो अपने कमरे के अंदर बैठी पूजा परेशान होकर खुद से कहती है,
कितनी गर्मी लग रही है। थोड़ी देर कमरे का दरवाजा खोलकर बैठ जाती हूँ, क्या पता एसी की हवा अंदर तक आ जाए। इतना बोलकर पूजा अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है, पर एसी की हवा नहीं आती और आती है तो सिर्फ शोर। हाँ, याद है ना आपको, जब निशा भाभी ससुराल आई थी तो किसी से बात भी नहीं करती थी। लगता है वही हाल पूजा भाभी का है। पूजा भाभी हमेशा से ऐसी ही है क्या, या हमारे आने के बाद हो गई है? हम जब से आए हैं वो अपने कमरे में ही रहती हैं। एसी की हवा नहीं पसंद क्या उन्हें, जबकि वो तो शहरी है। जहाँ तुम जैसे शैतान लोग होंगे वहाँ मुझ जैसी मासूम को तो गर्मी में ही रहना पड़ेगा ना। अपनी नंद की बात सुनकर पूजा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पूजा देखती है कि हॉल में कोई नहीं है और वो एसी चलाकर बैठ जाती है और फोन पर बातें करने लगती है। तब भी वहाँ दोनों बच्चे आ जाते हैं और टीवी चलाकर बैठ जाते हैं। गोलू, रिंकी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिखाई नहीं दे रहा है मैं फोन पर बात कर रही हूँ। टीवी का वॉल्यूम कम करो। हम नहीं करेंगे, हमें कार्टून देखना है और कार्टून हाई वॉल्यूम पर ही अच्छा लगता है। आपको दिक्कत है तो आप अपने कमरे में चली जाओ जैसे रहती हो। बड़े बदमाश हो गए हो तुम दोनों भाई बहन। मेरी नाक पे दम कर दिया तुम दोनों ने। तुम्हारे नाना नानी ने एसी लगवाई है ना, इसीलिए तुम ही बैठो। पूजा, वो तो बच्चे हैं पर तुम तो समझदार हो, बच्चों की बात को दिल पर मत लो। गांव के बच्चे भी तो ऐसे बदतमीज होते हैं, इसीलिए आप ही बर्दाश्त कर सकती हैं इन बच्चों की बदतमीजी, मैं नहीं। नाराज पूजा वहां से एक बार फिर अपने कमरे में जाने लगती है, पर यह सब निशा देख लेती है और उससे कहती है, पूजा, वो तो बच्चे हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? तुम भी हमारे साथ बैठा करो, अच्छा लगेगा। पर तुम कभी बैठती ही नहीं। आप गांव से आई हैं, आपको आदत है 100 लोगों के बीच खाने, रहने, बात करने की। मुझे नहीं है। नाक में दम करके रख दिया इन लोगों ने। एसी का सुख तो आप लोगों को ही मिल रहा है। मुझे प्राइवेसी और शांति चाहिए, फिर चाहे मुझे गर्मी ही क्यों ना सहनी पड़े। निशा के समझाने पर पूजा अपनी ही जेठानी से नाराज होकर कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन लाइट चली जाती है और लाइट न होने की वजह से पूजा को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। कितनी गर्मी लग रही है, मेरे तो बाल भी गीले हैं। इन लोगों को देखो, आराम से बैठे हैं। एसी जो लगी है, लाइट जाने के बाद भी हॉल कुछ देर ठंडा ही रहता है। ना चाहते हुए भी मुझे उस भीड़ में जाना होगा। जब पूजा से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो वो उस रात हॉल में सबके साथ बैठती है और क्योंकि उसका फोन भी बंद हो जाता है इसलिए वो अपने घर वालों से बातें करने लगती है। भाभी, आपको पता है जब आपका रिश्ता आया था तो सबसे पहले मैंने ही हाँ करी थी। हमने सुना था कि आप बहुत बातें करती है, पर हम तो जब से आए हैं आपको अपने कमरे में ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है निहारिका, तुम्हारी छोटी भाभी बहुत बोलती है, पर पता नहीं क्यों आजकल अपने कमरे में रहती है। अरे क्यों बेचारी को चिढ़ा रहे हो? आज हमारे साथ आकर बैठी है, उसे एंजॉय करने दीजिए। सब आपस में बातें और हंसी मजाक करते हैं और ये सब कुछ पूजा को काफी पसंद आता है और अगले दिन अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही होती है तो बाहर से आ रही गाने की आवाज सुनकर वो भी बाहर आती है। आप सब कौन सी मूवी देख रहे हैं? हाँ भाभी, देखो हम सब फैमिली मूवी देख रहे, बस तुम्हारी ही कमी थी। और मैं पॉपकॉर्न भी लेकर आ चुकी हूँ। लाइट बंद कर दीजिए, एसी लगी हुई है, टीवी चल रही है, थिएटर जैसा फील आएगा। उस रात पूजा सबके साथ बैठकर टीवी देखती है और इस तरह धीरे धीरे जो पूजा घर की भीड़ और शोर शराबा से परेशान थी, आज वही पूजा इसी माहौल में ढल जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और निहारिका और राधा के जाने का समय हो जाता है। माँ, अगले हफ्ते बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, अब हमें जाना होगा। कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता, पर आते रहना। चलो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ आता हूँ। निहारिका और राधा अपने बच्चों के साथ वापस चली जाती है, जिसके बाद टीवी बंद रहता है और क्योंकि घर में सिर्फ 3 देवरानी, जेठानी और सास रहती हैं, इसलिए घर खाली हो जाता है और घर में शोर भीड़ न देखकर पूजा को अपनी नंद और उसके बच्चों की याद आती है और वो अपनी जेठानी से कहती है, सही कहती थी दीदी आप, अकेले में नहीं बल्कि सबके साथ रहने में मजा आता है। मैंने अपनी प्राइवेसी चुनी, जबकि असली मजे तो सबके साथ रहने में है। सबके जाने के बाद घर कितना खाली हो गया है, अब तो याद आ रही है मुझे सबकी। इस तरह सबके जाने के बाद पूजा को पुराने लम्हे याद आते हैं।